नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 10.1। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फिर जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस रहेंगे इस एक्सरसाइज 10.1 के, उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर का यानी कि ये जो हमारा एक्सरसाइज 10.1 है, इसका बेसिक मैंने पहले ही सिखा दिया है। तो अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करें। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.1 का। इसमें क्या लिखा हुआ है कि गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। यानी हमें क्या करना है प्यारे बच्चे, देखिएगा यहाँ पर ना कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखो ध्यान से। जैसे कि ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, बराबर। अब हमें इसको पढ़ना है और समझना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म करने हैं, बराबर। और किसका यूज करके, मतलब किसकी मदद से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करते हैं। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि इसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। यानी वेरिएबल्स मतलब क्या, जो हमारे ABCD के लेटर्स होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। और कांस्टेंट यानी क्या, ये जो 1 2 3 4 इस प्रकार से हमारे नंबर्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और शब्द का यूज किया गया है विच इज अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब क्या है, तो ये जो हम लोग करते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x + 3, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो क्या क्या इन्वॉल्व है। इसमें एक तो कांस्टेंट इन्वॉल्व है, राइट। 3 क्या है, कांस्टेंट है। फिर उसके बाद इसमें आप x की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा वेरिएबल है, और इसी के साथ ही हमने यहाँ पर एक साइन का यूज किया है विच इज प्लस का साइन, ठीक है। तो प्लस का साइन हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ऑपरेशन होगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट और अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज करके यहाँ पर दिए गए स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यहाँ पर फॉर्म करना है, ठीक है। तो चलो भैया, सब लोग तैयार हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आ जाओ फिर मेरे साथ और हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए पहला सवाल आप देखिएगा, फर्स्ट वन। देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, पहले वाले का आंसर लिख रही हूँ। थोड़ा कलर में बदल लूँ क्या, आइए मैं थोड़ा ये दूसरा कलर ले लेती हूँ। चलो इस बार मैं थोड़ा ग्रीन कलर ले लेती हूँ, ये वाला, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट का आंसर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट वन देखिए क्या लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। यानी हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हम ना z को माइनस कर रहे हैं। किस में से माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन यानी क्या होता है, माइनस करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे z को माइनस कर रहे हैं, किस में से माइनस कर रहे हैं, y में से माइनस कर रहे हैं। तो बताइए आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है y, फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा माइनस, उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, z, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आप सभी लोगों को। यहाँ पर क्वेश्चन में खुद ही इन्होंने बोला था कि आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो y, z को सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो y में से, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, y - z, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। तो दूसरा नंबर का जो सवाल है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। पहले आप क्वेश्चन लिखिएगा, फिर क्वेश्चन के जस्ट नीचे यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, y - z, ठीक है। तो ऐसे करके आपको आंसर लिखना है, ध्यान रखना। ओके, चलो सेकेंड वन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। यानी कि देखो सम यानी क्या होता है, सम मतलब होता है प्यारे बच्चों प्लस करना, ठीक है। तो हमें सम लेना है, किसका सम लेना है, नंबर्स x एंड y, यानी x और y का हमें सम लेना है। देखो जैसे ये x है और ये y है, दोनों का मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया, ठीक है। अब उसका हमको क्या करना है, 1/2 करना है। 1/2 का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, 1/2 का मतलब 1/2 होता है, ठीक है। हाफ को तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ही तो लिखते हैं 1/2 करके, बराबर। यानी इसका हमको क्या कर देना है भाई, इसका हमको कर देना है हाफ, यानी कि कुछ इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ो एक बार फिर से, 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स x एंड y, यानी x एंड y का जो सम रहेगा उसका हमको आधा कर देना है। मतलब सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे, 1/2, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, x + y आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। थर्ड वन की हम जरा यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो तीसरा सवाल देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी जो z है ना उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ कि z खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरे किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि z खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब कुछ इस प्रकार से z है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे, z से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो आपको एक बात यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान से समझनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ
पे ए है और यहाँ पे ए है, दोनों का क्या हो रहा है दोस्तों मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अभी एकदम ध्यान से समझो, अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी तो a इंटू ए मिलकर के क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a का पावर 2। अब ये पावर 2 कैसे आया, देखो जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि ये भी a है ये भी a है बराबर, तो होगा क्या, इनका जो पावर है ना प्यारे बच्चों वो आपस में प्लस हो जाएगा। जैसे कि आप बोलेंगे इसका पावर तो कुछ भी नहीं है, तो देखो इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1, अगर कुछ भी नहीं होता तो वहां पे 1 कंसिडर करने का, ठीक है। तो इसका पावर 1 इसका पावर 1, अब दोनों का पावर जुड़ जाएगा। जब मैंने a को मल्टीप्लाई किया तो a, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 का 1 प्लस 1 मिलकर के क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी a का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप सभी लोग। वैसे ही अगर मैं z का मल्टीप्लाई z में करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, z का स्क्वायर मिल जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, z का स्क्वायर, ठीक है। तो तीसरे सवाल का जवाब ये लीजिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं z इंटू जेड आपको करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा z का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो हमारे क्वेश्चंस दिए गए थे उनको हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सब सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। मैं ये थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। चलिए, तो आंसर कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया है, इसके बगल में भी लिख दिया है जिससे आप आइडेंटिफाई कर लो, बाकी यहाँ पे नंबर डाल के भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलिए बच्चे, अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो ये देखो अभी यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 1 के ही मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं, आओ देखते हैं। तो अभी हम 4th 1 की बात करेंगे। चलिए अब मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, चलो ये येलो ले लेते हैं। यहाँ पे मैं 4th 1 की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो 4th में क्या आएगा समझिएगा, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। तो देखो प्यारे बच्चे, ये जो प्रोडक्ट नाम है ना, प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आप याद रखना मैथमेटिक्स के अंदर प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें कि 1/4 का मतलब क्या, 1/4 यानी होता है ये 1/4, अगर हाफ बोले तो 1/2, 1/4 बोले तो 1/4, ये 4 है, ठीक है। तो 1/4 ऑफ द, किसका हमको 1/4 लेना है, प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स p एंड q, यानी p एंड q दोनों का मल्टीप्लाई करो और उसका 1/4 ले लो। तो चलो हम p और q को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, p एंड q दोनों का मल्टीप्लीकेशन, देखो ऐसे होगा ना, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या होगा, p इंटू q, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और इसका हमें क्या कर देना है, 1/4 कर देना है। यानी हम इसको ठीक से लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, 1/4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका p इंटू q, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 4th 1 का भी आंसर लिख दिया है। चलिए अब मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ 5वें सवाल की। तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, मतलब हम क्या कर रहे हैं, x और y दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं और फिर दोनों को ना हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चे, प्लस कर रहे हैं। तो कैसे लिखोगे, देखो नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, मतलब x का स्क्वायर करेंगे हम, लीजिए भैया हमने x का स्क्वायर कर दिया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे y का स्क्वायर कर देंगे, ये लीजिए मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया, और इन दोनों को हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, प्लस करना है। तो प्लस करने का मतलब क्या, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिएगा, कितना आसान है बताइए, है ना। क्या करना है, x और y दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और फिर आप प्लस कर दीजिए दोनों को, ठीक है। चलिए, तो 5th 1 भी हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे 6th क्वेश्चन की। तो 6वां सवाल हमसे क्या कहा जा रहा है, देखिएगा कि नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। अब ये क्या है ना, ये कौन सी बला है, इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों दे दिया। सुनो, इतना बड़ा देख करके डरने का नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आपको समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है कि नंबर 5 एडेड टू, मतलब ये जो नंबर 5 है ना, इसको हम ऐड कर रहे हैं, किसमें ऐड कर रहे हैं, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n, मतलब ये जो हमारे पास नंबर्स हैं m और n, इनके प्रोडक्ट का 3 टाइम्स जो है उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं प्यारे बच्चे, 5 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ो, अभी आपको समझ आएगा। देखो नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n, जैसे कि हमारे पास नंबर है m और n, ठीक है। तो इन दोनों का हमको क्या करना है भैया, प्रोडक्ट ले लेना है। ये लीजिए भाई, हमने इसका प्रोडक्ट ले लिया और इसका हमको 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स का मतलब जानते हैं आप सभी लोग, क्या होगा, इसमें ना हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 4 टाइम्स बोला होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी इनके प्रोडक्ट में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका हमने 3 टाइम्स ले लिया। फिर ये जो आपको 5 दिख रहा है, इसे हम इसमें क्या कर देंगे प्यारे बच्चे, प्लस कर देंगे, यानी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो अगर आप इसको ठीक से लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, 3 फिर ब्रैकेट के अंदर m इंटू n और यहाँ पे लिख देंगे +5, ओके, समझ में आया। और ये ब्रैकेट चाहो तो यहाँ से आप हटा भी सकते हो, खाली बस 3mn लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, 3mn + 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है कि नहीं,
ठीक है, समझ गए ना आसानी से। तो क्या करना था, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m and n, मतलब m और n का जो प्रोडक्ट का 3 टाइम्स है उसमें हम लोग 5 को प्लस कर रहे हैं, तो ये लीजिए भैया हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक है, चलिए अब 7वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो 7th वन हमारा क्या दिया गया है, देखो भाई ये हमारा 7th वन है जो मैं आपको यहाँ पे करके बता रही हूँ। तो 7वें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, यानी हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z, यानी y और z का जो प्रोडक्ट है प्यारे बच्चे, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, मतलब y और z का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन, उसको हम माइनस कर रहे हैं। किस में से माइनस कर रहे हैं बताइए, 10 में से माइनस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे 10, ठीक है, और फिर इसमें से क्या आप माइनस कर रहे हो, देखो क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z, यानी y और z का जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों उसको हम माइनस कर रहे हैं। प्रोडक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा यानी कि मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग अच्छे से लिखोगे तो क्या लिखोगे, 10 माइनस y इंटू z, क्योंकि देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो y इंटू z करके आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब अल्टीमेटली वो मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलो अब 8वें सवाल की हम बात करेंगे। 8वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब 8वें में क्या बोला गया है कि सम ऑफ द नंबर्स a and b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी कि क्या हो रहा है, सम ऑफ नंबर्स a and b, यानी a और b का जो सम है, a और b का सम मतलब किसकी बात की जा रही है, a प्लस b की बात की जा रही है। ठीक है, सम यानी क्या होता है, प्लस करना, और किसको हम लोग किसका सम ले रहे हैं, a और b का। ठीक है, तो सम ऑफ द नंबर्स a and b मतलब a और b का जो सम है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किस में से सब्ट्रैक्ट किया गया है, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। देयर मतलब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, a और b की बात की जा रही है। तो ये जो आपके a और b है ना, इनके प्रोडक्ट में से क्या माइनस किया गया है, तो इन दोनों का सम यानी a और b का सम माइनस किया गया है। मतलब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका जो इक्वेशन है वो, मतलब इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर फॉर्म होगा। देखो a और b का हमने प्रोडक्ट लिया यानी कि a इंटू बी, अब इसमें से हम माइनस कर रहे हैं सम ऑफ a एंड b, ठीक है, यानी कि a प्लस b। ओके, क्लियर हुआ। तो एक बार फिर से देख लो, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इनको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है फ्रॉम देयर प्रोडक्ट यानी इनके प्रोडक्ट में से। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए भैया ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, यानी कि इसमें टोटल ना 8 सब क्वेश्चंस दिए गए थे और सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए भैया अब मैं इसका थोड़ा सा ये जो नंबरिंग मैंने डाली है ना इसका कलर बदल देती हूँ। ये 5वां था, ठीक, अरे बदल जाओ कलर। हाँ, चलिए तो हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, पढ़िएगा ध्यान से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ना 2 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, एक तो पहला है और ये सेकेंड वाला है। तो पहले हम फर्स्ट वन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं आप लोग जैसे कि देख सकते हो, इसमें हमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर यहाँ पर हमें इनको रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग ट्री डायग्राम्स, यानी ट्री डायग्राम की मदद से इनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। देखो बहुत अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले तो ए लिख दिया, लीजिए ए क्या दिया है इसमें हमारा एक्सप्रेशन, समझिएगा। देखिए हमारा जो एक्सप्रेशन है ना दोस्तों वो यहाँ पे दिया गया है x-3। इसमें हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, टर्म्स आइडेंटिफाई करना है, फैक्टर्स, और ट्री डायग्राम की मदद से इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सुनिए एकदम ध्यान से। देखो इसका आंसर हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखिएगा x-3, यही है हमारा एक्सप्रेशन। जी हाँ बिल्कुल यही है। तो ट्री डायग्राम आप बनाइए। ट्री डायग्राम कैसे बनाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है। देखो पहला टर्म और ये दूसरा टर्म। x-3 में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 2 टर्म्स आर देयर, राइट। मतलब हम यहाँ पे 2 लाइन खींचेंगे। देखो कुछ इस प्रकार से ऐसे किया हमने, ठीक है, यहाँ से हमने एक लाइन खींची बराबर, फिर एक यहाँ पर लाएंगे और एक यहाँ पर, क्योंकि इसमें 2 ही टर्म्स है ना तो 2 ही हमें लिख के दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पे इस प्रकार से हम लाइन बना देंगे। ओके, तो बताइए फर्स्ट टर्म इसमें क्या है प्यारे बच्चों, x है, और सेकंड टर्म इसमें क्या है हमारा -3 है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। देखो ट्री डायग्राम की मदद से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, कितना ईजी था, है ना। चलिए अब हम बी की बात करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन की। बी क्या है, आओ भाई देख लेते हैं बी को भी।
इसमें लिखा है कि 1 + x का स्क्वायर, यही है ना आपका सवाल। चलिए अब इसका जवाब हम देते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको भी ट्री डायग्राम की मदद से हम एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो 1 + x का स्क्वायर। ओके, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, आप लोग देख सकते हैं कितने टर्म्स है, बताओ जरा। 3 टर्म्स है, यानी कि इसमें आप कितना एरो लगाओगे, 3। जैसे इसमें 2 टर्म्स है तो हमने 2 एरोज लगाए थे, और वहां पे हमें 3 एरो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों कैसे होगा, जैसे यहाँ पर हम इस प्रकार से ये लाइन खींच देंगे, फिर हमने इधर से एक लाइन खींच दी, ठीक है जी। तो पहला एरो यहाँ पर, ये किसके लिए आएगा, 1 के लिए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टर्म है। फिर उसके बाद सेकेंड एरो किसके लिए, x के लिए आ जाएगा, तो ये हमारा सेकेंड टर्म है। और ये जो थर्ड वाला एरो है वो किसके लिए आएगा प्यारे बच्चे, x स्क्वायर के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एकदम ध्यान से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये x स्क्वायर है, देख रहे हैं आप सभी लोग। तो x स्क्वायर मतलब इसके अगेन हम इसको क्या कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं। तो अगेन हम इसको तोड़ेंगे तो बताइए बच्चे क्या होगा, ये 2 भागों में टूट जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो कौन कौन से 2 भागों में ये टूटेगा, तो एक तो यहाँ पर x आ जाएगा और दूसरा यहाँ पर x आ जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है x और x का मल्टीप्लाई करके ही क्या हमको मिलता है, x स्क्वायर मिलता है। यानी जब हम x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तब जाके हमको x स्क्वायर मिलेगा। तो इसको हमने फर्दर क्या किया, फर्दर स्प्लिट किया, यानी फर्दर इसको तोड़ा और इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना, समझ में आ गया ना कैसे किया, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर था। देखो भैया ये x अकेला था तो इसका तो कुछ फैक्टर करने की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन ये अकेला नहीं था ना, तो इसका हमें फैक्टर करना जरूरी था, इसीलिए हमने किया, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमने ए और बी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलो बच्चों अब चलते हैं अगले पेज पे और देखते हैं हमारा अगला सवाल। आइए, इसको मैंने कर दिया है यहाँ से गायब, और अब मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ हमारा सी क्वेश्चन। सी इसमें क्या दिया है देखिएगा, सी में लिखा हुआ है कि y - y का क्यूब, ठीक है। चलो भाई अब इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, y - y का क्यूब, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो मेनली अगर देखा जाए तो 2 टर्म्स है, आप देख सकते हो। हमने यहाँ पे लाइन खींच दिया, पहला टर्म है आपका y, ठीक है। ये देखो पहला टर्म आपका y है और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो ये हो जाएगा हमारा y क्यूब, ठीक है। अब ये जो y क्यूब है इसको हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये कितने भागों में टूटेगा, अच्छा यहाँ पे -y है, ये मैं कैसे भूल गई, इसमें कुछ माइनस नहीं था ना। चलो भाई इसमें कुछ माइनस नहीं था, तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, -y है, ठीक है। तो अब ये कितने भागों में टूटेगा, तो ये देखो इसके ना टोटल 4 पार्ट्स बनेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे कि y का क्यूब है, यानी y का मल्टीप्लाई हम कितने बार करेंगे तो हमें y क्यूब मिलेगा, 3 बार करना पड़ेगा, y इंटू y, ठीक है। और इसी के साथ ही यहाँ पर -1 भी है, मतलब -1 तो वो खैर है ही, कुछ नहीं मतलब 1 ही है, बराबर। तो माइनस है ना, यानी कि -1 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यहाँ पर माइनस आएगा। मतलब इसके 4 हिस्से होंगे, फर्दर इसके कितने हिस्से होंगे भाई, 4 हिस्से होंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप लिखोगे दोस्तों -1, फिर यहाँ पर आप लिखोगे y, ठीक है, फिर नेक्स्ट y लिखोगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो देखो -1 इंटू y, तो क्या हो जाएगा, y इंटू y करेंगे तो y क्यूब आएगा, और -1 का मल्टीप्लाई y क्यूब में कर देंगे तो -y क्यूब आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद अभी हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, विच इज आर क्वेश्चन डी, ठीक है। सी हमने कर लिया, अब यहाँ पे हम डी की बात करेंगे। तो डी में क्या लिखा हुआ है जरा देखते हैं। तो इसमें लिखा है 5xy का स्क्वायर फिर +7x स्क्वायर y, ठीक है। यही है प्यारे बच्चों हमारा सवाल, ठीक है, हाँ y, राइट। चलिए तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे y लिख दिया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखे पहली बात तो यहाँ पर दिया गया है 5xy का स्क्वायर +7x स्क्वायर y, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा इसमें कितने टर्म्स हैं। तो प्यारे बच्चे बस प्लस को देखना, ये नहीं कि इसमें आप काउंट करो 5 फिर ये x फिर ये y स्क्वायर, मतलब इसमें तो 3 टर्म्स, यहीं पे 3 आ गए, इधर 3, मतलब 6, ऐसे नहीं होगा। प्लस और माइनस जो दिया रहेगा ना, मतलब प्लस के इस साइड और प्लस के इस साइड, उन्हीं को टर्म्स कंसिडर किया जाता है, या फिर बीच में माइनस होता तो भी हम लोग टर्म्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी कि इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, याद रखना, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्री डायग्राम जो है वो बना देते हैं। तो एक लाइन हमने इधर से खींच दिया और दूसरी लाइन हमने प्यारे बच्चों यहाँ पर खींच दी, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको पास में ले लेते हैं, थोड़ा पास चलो, ठीक, समझ रहे हैं आप सभी लोग। तो बताइए हमारा
टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 5xy का स्क्वायर, ठीक है। ये फर्दर अभी स्प्लिट होगा। दूसरा वाला टर्म क्या है हमारा, देखिएगा 7x स्क्वायर y, ठीक है। अब इसको फर्दर हम लोग क्या करने वाले हैं, स्प्लिट करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं, बताओ ये कितने भागों में बटेगा। तो देखो एक तो 5 के लिए, दूसरा हम यहाँ पे एरो खींचेंगे x के लिए, और ये y कितनी बार है, 2 बार है ना, y का स्क्वायर है, यानी कि इसमें टोटल कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 2 1 मतलब 4, ठीक है। चलो देखो पहला किसके लिए भैया, 5 के लिए, फिर दूसरा ये किसके लिए, x के लिए, तीसरा किसके लिए, तो एक y के लिए, और जो चौथा है प्यारे बच्चे वो हमारा दूसरे y के लिए आ जाएगा, यानी कि 5xy, ठीक है। तो ये हमने ट्री डायग्राम, मैं बार बार टी बोल रही हूँ, ट्री है, ट्री एक्चुअल में वो ट्री है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। इसमें देखिएगा इसके भी आई थिंक 4 पार्ट्स ही होंगे। आओ भैया 4 पार्ट्स करते हैं, मतलब 4 यहाँ से पेड़ निकल जाएंगे, टहनियाँ। बताओ यहाँ पर क्या आएगा, 7, फिर उसके बाद यहाँ पे x का स्क्वायर है, यानी कि x का मल्टीप्लाई, हाँ 2 बार x इंटू एक्स, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, y आ जाएगा। देखो कितना इजी है। तो हमने c कर लिया, d कर लिया, अब यहाँ पे बचता है e। चलो भैया e को हम लोग सॉल्व करते हैं हमारे अगले पेज पे। चलिए अब मैंने इसको कर दिया है यहाँ से गायब, ठीक है, और लास्ट वाले क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। चलिए तो ई की मैं बात करूंगी। इसमें लिखा है -ab प्लस 2b का स्क्वायर माइनस 3a का स्क्वायर। यही है प्यारे बच्चों आपका सवाल, जी हाँ बिल्कुल यही है। तो कैसे देंगे आप इसका जवाब, आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने -ab प्लस 2b का स्क्वायर माइनस 3a का स्क्वायर, यही है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन, राइट। चलो अब इसमें बताओ कितने टर्म्स हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस, प्लस के इधर एक टर्म, प्लस के उधर एक टर्म, फिर उसके बाद माइनस के इधर एक टर्म, यानी कि टोटल 3 टर्म्स आर देयर। ओके, मतलब यहाँ पे सबसे पहले कितने रेखाएं, कितने यहाँ पे एरोज बनाए जाएंगे, तो 3 एरो हमको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला एरो किसके लिए, -ab के लिए, और दूसरा एरो प्यारे बच्चों किसके लिए, तो 2b स्क्वायर के लिए, और तीसरा एरो किसके लिए बताइए जरा, हाँ -3a स्क्वायर के लिए। माइनस रहता है तो माइनस लेने का भूलने का नहीं। चलो अब उसके बाद फर्दर इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। तो देखो इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं, मतलब कितने इसके पार्ट्स होंगे, क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। एक तो -1 क्योंकि यहाँ पे -1 है, दूसरा a, और तीसरा यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, बोलिए बोलिए, हाँ b आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने b लिख दिया, इधर b आएगा, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट इसमें बताइए, रुको मैं एक काम करती हूँ, हाँ इसको थोड़ा इधर लेती हूँ, कुछ ज़्यादा ही उधर चला गया था। चलो अब इसमें देखो इसके भी कितने पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स ही होंगे। पहला 2 के लिए, दूसरा हमारा b के लिए, और तीसरा भी b के लिए, क्योंकि इसमें b का स्क्वायर है ना इसीलिए। अब इसके भी कितने हिस्से होंगे, आई थिंक इसके भी 3 ही हिस्से होंगे। देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -3, यहाँ पर आ जाएगा a, और इधर आ जाएगा a, ठीक है। तो a इंटू ए स्क्वायर, और फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ जाएगा, समझे। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था उसका फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है ट्री डायग्राम की मदद से। हमें यहाँ पे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना था, है ना, टर्म्स और फैक्टर्स। तो हमने यहाँ पे ये टर्म्स बताए, और ये जो नीचे हम बता रहे थे ना प्यारे बच्चे, ये हमारे फैक्टर्स थे। क्या थे, फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आना चाहिए। तो क्या क्या हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए बी है, ठीक है। तो ए बी मतलब ए बी हमको कैसे मिला, -ab कैसे मिला, हमने क्या क्या मल्टीप्लाई किया, इसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो इसके फैक्टर्स होंगे -1, देखो -1 होगा, समझिएगा, -1 इंटू ए और इंटू बी। जब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमको -ab मिलेगा। यानी हम सेकंड में जो हमारा दूसरा स्टेप था ना, पहले स्टेप में तो हम क्या बता रहे थे, हम यहाँ पे टर्म्स बता रहे थे। देखो पहला तो मैं आपको थोड़ा लिख के अच्छे से समझा देती हूँ। देखो दोस्तों क्या क्या था, ये था हमारा एक्सप्रेशन, व्हाट क्या था, एक्सप्रेशंस था, बराबर एक्सप्रेशन था। और यहाँ पे सेकंड में हम क्या बता रहे थे, तो टर्म्स बता रहे थे। और ये जो थर्ड वाला था ना, इसमें हम बता रहे थे, बोलो क्या, फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे हम फैक्टर्स की चर्चा कर रहे थे। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, एक्सप्रेशन, टर्म्स, और फिर हम क्या बता रहे थे, इधर फैक्टर्स बता रहे थे। क्लियर हुआ। वैसे ही हमने हर एक क्वेश्चन में किया, एक्सप्रेशन, टर्म्स, फैक्टर्स, एक्सप्रेशन, टर्म्स, फैक्टर्स। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके तो कुछ फैक्टर्स थे ही नहीं, जैसे कि -3 का कुछ फैक्टर नहीं था, x का भी नहीं था, तो इसके फैक्टर्स हमने नहीं लिखे। ये बस 2 ही स्टेप में, एक ही स्टेप पे हमारा हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें हमको फैक्टर्स बताना था तो हमने बताया, ठीक है। एक्सप्रेशन, टर्म, और ये हो गया हमारा फैक्टर, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो भाई अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड सब क्वेश्चन की।
तो ये सेकंड सब क्वेश्चन में क्या बातें बताई जा रही है कि आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिए गए दोस्तों, इसमें हमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है एज वेल एज फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और देखो इसमें कहीं भी ये बात नहीं लिखी गई है कि आप यहाँ पर किसका यूज करो, ट्री डायग्राम का यूज करो, यानी कि हमको बिना ट्री डायग्राम के इसको बताना है कि इसमें फैक्टर्स क्या होंगे और टर्म्स क्या क्या होंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे बताइए, तो जी हाँ, टेबल की मदद से, यानी इस प्रकार से ना हम लोगों को टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस टेबल में हम क्या क्या लिखने वाले हैं, देखो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, राइट। और देखो इसमें क्या क्या आएगा ये मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पे तो हमारा सीरियल नंबर आ जाएगा, SN हम लिख देते हैं, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे हमारे एक्सप्रेशंस को, किसको लिखेंगे प्यारे बच्चों, जी हाँ बिल्कुल, एक्सप्रेशंस को लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे हमारे टर्म्स और इधर मैं लिखने वाली हूँ फैक्टर्स। ओके, चलो भाई, तो आप सब लोग तैयार हो जाओ, आओ मेरे साथ आओ, अब क्वेश्चन सॉल्व करो। तो पहला यहाँ पे देखिएगा A क्या दिया है, -4x + 5, तो यहाँ पे A -4x + 5, ठीक है। यही है हमारा एक्सप्रेशन, राइट। देख लो अच्छे से ध्यान से, यही हमारा एक्सप्रेशन है, -4x + 5 बराबर। तो अब इसमें देखिएगा दोस्तों टर्म्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, तो इसमें दो टर्म्स हैं, कौन कौन से, ये देखो -4x ये एक टर्म है और दूसरा हमारा +5 ये एक टर्म है। तो कैसे लिखेंगे, पहला टर्म तो हमारा -4x है और दूसरा टर्म क्या है प्यारे बच्चे बताइए जरा, तो दूसरा टर्म हमारा यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर्स हमको बताने हैं। तो देखो -4x के फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो -4 होगा, दूसरा x हो जाएगा, मतलब इसके फैक्टर्स ऐसे हम लिखेंगे -4 और x, और इसका तो कोई फैक्टर होगा ही नहीं, इसका फैक्टर तो बस 5 का 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 5 और इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा समाप्त, ठीक है। बस इतना ही करना था, बोलो कोई परेशानी, कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। अब इससे ईजी आपको क्या चाहिए बताओ जरा, इससे भी आसान कुछ होता है क्या, हाँ नहीं होता, ठीक है। ये लाइन थोड़ी हमारी टेढ़ी हो गई है। चलो, नया एक्सपेरिमेंट मैं करना चाहती थी लेकिन लगता है हमको पुराने में ही रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए, तो नया एक्सपेरिमेंट हम नहीं करेंगे, जैसे हम पहले लाइन खींचा करते थे वैसे ही खींचेंगे। ये लीजिए मैंने यहाँ पर लाइन खींच दिया, ठीक। चलो, तो ये पहले वाले को हमने ये डिब्बे में बंद कर दिया है। अब हम देखते हैं सेकेंड वन। तो बी वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या दिया है, -4x + 5y। तो इधर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चे -4x + 5y, ठीक है। एक बार फिर से मैं ये एक्सप्रेशन देख लेती हूँ, बिल्कुल राइट मैंने लिखा है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो दो टर्म्स है इसमें, एक तो ये दूसरा ये, तो हम क्या लिखेंगे भाई बताओ, 4x और दूसरा टर्म हमारा क्या है 5y, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स की हम बात कर लेते हैं। तो 4x में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं, एक तो -4 और दूसरा x, और इसमें देखो कितने फैक्टर्स, दो फैक्टर्स हैं, एक तो 5 और दूसरा यहाँ पर आ जाएगा y, ठीक है। कोई परेशानी नहीं ना। चलो अब एक काम करते हैं, वापस से हम इधर लाइन खींच देते हैं, ठीक है। लाइन तो खींचना ही पड़ेगा, पार्टीशन तो करना पड़ेगा, ओके, वरना समझ कैसे आएगा कि कौन किसका आंसर, राइट। चलो, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे चल करके हम क्या करेंगे बताती हूँ ना क्या करेंगे। देखो अब यहाँ पर हम लिखेंगे C। तो अगला जो हमारा एक्सप्रेशन है प्यारे बच्चे वो दिया गया है 5y + 3y का स्क्वायर। इधर मैंने लिख दिया 5y + 3y का स्क्वायर। तो कितने टर्म्स हैं इसमें, ये भी हमारा बाइनोमियल ही है, यानी कि इसमें दो टर्म्स हैं, आप देख सकते हो, एक तो 5y है, पहला टर्म हमारा 5y है, और दूसरा टर्म जो है ना प्यारे बच्चे वो है हमारा 3y का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स बता दो। तो देखो 5y में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड है, 5 और y, और 3y स्क्वायर में एक तो 3 है, फिर ये y स्क्वायर हमको क्या मिलेगा, y × y करेंगे तब, यानी कि 2 बार y और 1 बार 3, ओके। जब इन सभी का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमको मिल जाएगा 3y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। चलो अब हम चलते हैं आगे और सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। रुकिए, ये हो गया, लाइन तो मैंने प्रॉपरली खींच ही दिया है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए डी करते हैं। तो यहाँ पर डी में क्या लिखा हुआ है, xy + 2x² y², ठीक है। xy + 2x² × y का स्क्वायर। एक बार जरा मैं मिला लूँ फिर से, ठीक है मैंने सही लिखा है। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, काउंट करो जरा। तो ये पहला टर्म है, प्लस को देखना, प्लस और माइनस को ही देखा जाता है, कुछ और मत देखना। देखो ये एक्स वाई एक टर्म हो गया, और ये 2x² y ये सब के सब प्रोडक्ट में है। आप इनको अलग अलग टर्म मत समझ लेना, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये एक टर्म हो जाएगा, यानी कि दो टर्म्स हैं। पहला टर्म है हमारा यहाँ पे एक्स वाई, और दूसरा टर्म है प्यारे दोस्तों हमारा 2x² × y का स्क्वायर, बराबर। चलो अब क्या करें, तो अब हम यहाँ पे करेंगे
मतलब फैक्टर्स लिखेंगे ना, और क्या करेंगे, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, x और y, और यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स होंगे 2। उसके बाद यहाँ पे देखो x जो है वो हमारा 2 बार आ जाएगा, y कितनी बार आएगा भाई, y भी हमारा 2 बार आएगा, यानी ये इसके हो जाएंगे फैक्टर्स 2x x x y y, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया यहाँ पर लगभग मतलब 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए भाई, 4, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, आगे चल करके क्या करेंगे, अभी और भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं ना, देख लो कितने, हमने तो बस डी तक ही किया, अभी इसमें एच तक है। ओके जी, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आगे का कैलकुलेशन इधर करते हैं। चलो अब मैं एक काम करती हूँ, ये सब कुछ यहाँ से मिटा देती हूँ। तो चलिए बच्चों अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो अगला सवाल है वो ये रहा आप लोगों के सामने। इसमें क्या दिया है, पी क्यू प्लस क्यू, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। अभी इसमें अगर मैं टर्म्स की बात करूँ तो इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। पहला टर्म हमारा ये हो जाएगा, दूसरा ये होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म जो है वो आपका हो जाएगा पी क्यू और दूसरा टर्म यहाँ पर होगा प्यारे बच्चों क्यू, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे p और q। यहाँ पर देखिए बस एक ही फैक्टर है, यानी कि ओनली q रह जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा इसमें कितने टर्म्स है बताइए। तो देखो यहाँ पर क्या है 1.2 ab, ओके, फिर माइनस 2.4 b और यहाँ पर है प्यारे बच्चों प्लस 3.6 a, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो बताइए कितने टर्म्स है, एक तो यहाँ पे माइनस है और दूसरा यहाँ पे प्लस है, यानी कि इसमें टोटल 3 टर्म्स है। पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, ठीक है। तो तीनों टर्म्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। फर्स्ट टर्म इसमें क्या आएगा 1.2 ab, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। सेकंड टर्म की अगर मैं बात करूं तो माइनस 2.4 b इसमें आ जाएगा और थर्ड टर्म जो है वो हमारा हो जाएगा 3.6 a, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके फैक्टर्स हम लिख देते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, देखो 1.2 ये हो जाएगा एक, फिर उसके बाद a और b बराबर, इसमें क्या होगा देखो माइनस 2.4 और फिर उसके बाद इधर b आ जाएगा क्योंकि इसमें b दिया गया है, और बताइए 3.6 और इसमें क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। तो ये लीजिए हमने लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखिए कितने टर्म्स हैं। तो पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो हम क्या लिखेंगे बताइए। तो पहला टर्म इसमें हो जाएगा 3/4x और दूसरा टर्म प्यारे बच्चों होगा हमारा 1/4, क्या होगा देखो 3/4x और जो दूसरा टर्म है वो आपका हो जाएगा 1/4। चलो अब इसके फैक्टर्स लिख देते हैं। तो इसके फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स हो जाएंगे 3/4 और फिर यहाँ पे x, बराबर। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। फिर उसके बाद इसमें देखो 1/4 तो भाई खुद ही अकेला है, इसका क्या ही फैक्टर होगा, ये अकेला ही रह जाएगा, 1/4 का फैक्टर 1/4 ही होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो अगला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। देखो यहाँ पे क्या दिया, 0.1 p का स्क्वायर प्लस 0.2 q का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें 2 टर्म्स हैं, एक तो है 0.1 p का स्क्वायर और दूसरा यहाँ पर है दोस्तों 0.2 q का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कितने फैक्टर्स हैं तो आप देखो, इसमें बताओ कितने फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.1, फिर उसके बाद p और p, क्योंकि p और p का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमको p स्क्वायर मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे 0.2 और इसमें हम लिखेंगे q इंटू क्यू, ठीक है। तो ये लीजिए यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। इसमें टोटल देखो ये 8 क्वेश्चंस दिए गए थे। तो पहले हमने यहाँ पे 4 को किया और फिर नेक्स्ट पेज पे हमने ये बचे हुए 4 को कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये यहाँ पे होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया ही, पहला ये था, दूसरा ये था, तो दोनों ही हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग इस लेक्चर में बस 2 ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो हमने दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। और हाँ, अगर आपको मतलब सॉल्यूशंस की पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि आप लोग पीडीएफ इजीली वहां से डाउनलोड करके जो सॉल्यूशंस है उनको देख पाओगे, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन।